डबल हेडर देखने को मिलेगा। सीएसके बनाम दिल्ली, पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स। सीएसके के लिए ये जीत बड़ी जरूरी है क्योंकि देखिए 3 मैच में से 1 मैच जीती है। अगर ये मैच हारती है दिल्ली के सामने तो फिर अगले जो 10 मैचेस बचे हैं उसमें से कम 7 मैचेस जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। 6 में भी हो जाएगा काम, लेकिन फिर रन रेट पे बात आती तो स्लिपरी स्लोप है चेन्नई के लिए अगर ये मैच हार जाती है। तो इसी वजह से एक अच्छी प्लानिंग के साथ सीएसके को उतरना पड़ेगा। और दूसरा, दिल्ली कैपिटल्स। देखिए दिल्ली कैपिटल्स ना नंबर 2 के पायदान पे बैठी हुई थी। अब इसका मतलब ये मैच से पहले अगर वही उनका मोमेंटम बरकरार रहता है तो टेबल्स हैव टर्न। पहले का जमाना होता था सीएसके ऊपर होती थी, दिल्ली नीचे होती थी। अब दिल्ली ऊपर है, सीएसके नीचे। भाई साहब, सो दिल्ली भी चाहेगी कि ये मोमेंटम को बरकरार रखे। टॉकिंग पॉइंट मेजर क्या है मेरे हिसाब से? देखिए सबसे पहले तो मैचअप्स क्या होने वाले हैं, कौन बेहतर करेगा गेंदबाजी में। नूर अहमद और साथ ही में कुलदीप यादव, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। दोनों ही इक्वल कैटेगरी के गेंदबाज है। कुलदीप यादव बहुत एक्सपीरियंस है और नूर अहमद ने 3 मैचेस में ऑलरेडी 9 विकेट निकाल दिए। इसका मतलब उनका जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी था वो अभी तक उन्होंने कह दिया है कि भाई आपने एक जबरदस्त गेंदबाज पे दांव लगाया है। इस बार भी दोपहर का मैच है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात होगी जरूर। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ अगर इंजरी के चलते नहीं खेलते वो कप्तानी कर सकते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी द बैटर वो क्या करते हैं वो अभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीएसके के लिए। क्योंकि अगर सीएसके को जीतना है उनका बल्ला क्रूशियल टाइम पे चलना बेहद जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किलात होगी। तो चलिए अब प्लेइंग 12 की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए प्लेइंग 12 में ना अगर ऋतुराज गायकवाड़ फिट है तो मैं चाहूंगा कि आप फिर भी कॉनवे को लेके आइए। ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे और नंबर 3 पे रचिंद्र रविंद्रा। मैं चाहूंगा कि राहुल त्रिपाठी को अभी भी बैक किया जाए। तो राहुल त्रिपाठी नंबर 4, फिर 5 नंबर पे शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद नूर अहमद, मतीशा पथिराना, खलील अहमद। अब अगर क्योंकि आप ओवरसीज गेंदबाज को बाहर निकालते हैं ओवरटन को, तो फिर आपको एक इंडियन फास्ट बॉलर लेके आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अंशुल खंबोज, ये बहुत अच्छे गेंदबाज है, मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे और स्किडी कस्टमर है। इमर्जिंग गेम्स हुए थे गल्फ में तो वहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी भारतीय टीम के लिए। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। सीएसके ने भी बड़ा दांव खेला है, ऑक्शन में लड़े थे, लगभग 4.25 करोड़ तक लड़े थे। इसका मतलब उनकी वैल्यू है उनके लिए। तो फिर उन्हें आप खिलाइए और मुझे लगता है कि वो अगर थोड़ी सी भी ड्राई कंडीशन हुई ना तो अच्छी तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, जहां पे आखिर में वो टेल इन करके गेंदबाजी कर सकते हैं। नई गेंद में उनके पास महारत हासिल है। सो अंशुल खंबोज मैं चाहूंगा कि सीएसके खेले। अब सीएसके क्या करती है वो देखना होगा। ये मुझे लगता है सीएसके 12 बना सकती है। आप लोग क्या लगता है? कॉनवे को खिलाना चाहिए ना। सीएसके की तो बात कर ली, अब दिल्ली की बात करते हैं। देखिए दिल्ली मेरी टॉप 4 में क्यों थी? क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलू था उनकी गेंदबाजी बहुत पुख्ता हुई है। पहले थे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, पर अब मिचेल स्टार्क के आने से ना ये गेंदबाजी में बहुत पुख्तापन आ गया, पैनापन आ गया, पंजा निकाला है अभी, और इसी वजह से मैंने वो दांव लगा था। देखिए आगे जाके चीजें बदल सकती है, वो उसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन अभी तक दिल्ली बहुत दुरुस्त नजर आ रही है। प्लेइंग 12 क्या हो सकती है? वही जो लास्ट गेम में खेली थी। जरूर एक सोच सकते हैं चेन्नई में आए कि अतिरिक्त स्पिनर खिलाए, लेकिन उनके पास 3 ऑप्शन तो वैसे भी है ना, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और विपराज निगम के साथ। और उसके बाद क्वालिटी फास्ट बॉलर भी आपको देखने को मिलते हैं। मोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली के लिए खेले, लेकिन वो शुरुआत उन्होंने चेन्नई के लिए की थी। और चेन्नई आपको याद होगा एक वक्त उनके मेन गेंदबाज हुआ करते थे, बैकअप देन स्लो रन डालते थे। तो वो एक्सपीरियंस दिल्ली के लिए चेन्नई में काम आएगा मोहित शर्मा का। तो खैर प्लेइंग 12 जैक फ्रेजर मैकगर्ग, फाफ डु प्लेसी, अभिषेक पोरल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टप, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार और आशुतोष शर्मा। देखिए मुकेश कुमार भी अच्छे गेंदबाज है, वो जाहिर सी बात है हम उम्मीद करते हैं कि उनका फॉर्म ज्यादा बेहतर आए, लेकिन ये 12 काफी सेटल 12 नजर आ रही है। और देखिए दिल्ली के लिए ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स है। अगर आप देखेंगे आरसीबी बनाम चेन्नई का भी जो गेम हुआ था वहां पे भी स्ट्रगल किया था चेन्नई के बल्लेबाजों ने आरसीबी के तेज गेंदबाजों के सामने। इनके पास भी तेज गेंदबाजी अच्छी है, चाहे आप मोहित शर्मा का नाम लीजिए, मिचेल स्टार्क का नाम लीजिए, जो सबसे पहले उनके गेंदबाज है मुकेश कुमार है, और नटराजन भी बैठे हुए हैं। तो अगर ये जो कॉम्बिनेशन बनता है दिल्ली का और शुरुआत में अच्छी नई गेंद से विकेट मिल जाती है दिल्ली को, तो दिल्ली का पलड़ा एक और बार भारी हो सकता है। तो अब फिर टास्क है देखिए चेन्नई के लिए, इतना आसान होने वाला है नहीं। बल्लेबाजी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बल्लेबाजी के साथ साथ हॉटेस्ट टॉपिक पॉइंट हमेशा रहता है महेंद्र सिंह धोनी के नाम का। मुझे लगता है कि वो जो रोल हम बात करते हैं कि उन्होंने रोल चुना है कि लास्ट के 2 ओवर में आना है, छक्के लगाना है, वो तो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब गेम बनाना है, गेम जिताना है, वो पिछले कुछ समय से हो नहीं रहा है। अब उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी क्या करेंगे? हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, विश भेज सकते हैं कि भाई आप अच्छा करिए,
और कुछ मैच जिताइए ताकि सीएसके को फायदा हो। और सीएसके जीतती जाएगी तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब नहीं जीतती है टीम तो बहुत सारी बातें होती है। और मैं हमेशा चाहता हूँ एक बड़ा प्लेयर जो है उसके बारे में स्पेशली आखिरी के फेज में अच्छी और पॉजिटिव बात होनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा होता नहीं है। वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम हो जाता है। तो उम्मीद यही रहेगी धोनी आए, अपने बल्ले से कमाल दिखाए। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ना बाबू अक्षर पटेल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी गेम चला रहे हैं। फाफ डुप्लेसी, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा अक्षर पटेल को हेल्प करने में, क्योंकि फाफ डुप्लेसी कितने साल सीएसके के लिए खेले थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सीएसके के लिए, अच्छे लीडर भी रह चुके। एक और बार वो चेन्नई में आएंगे और वो जो डायमेंशन है मैदान का वो बड़ा क्रूशल है। चेन्नई के मैदान में कई बार ना सिर्फ स्पिनर नहीं, वो फास्ट बॉलर कौन सी लेंथ डालते वो भी बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि वो साइड वाला जो बाउंड्री है वो बड़ा रहता है, सामने कंपैरेटिवली कई बार छोटा होता है। जो लेंथ है ना फास्ट बॉलर का, इस वजह से इतना आगे नहीं होता जितना हम सोचते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ हल्की सी ड्राइव पिच, फास्ट बॉलर भी उसमें कारगर साबित हो सकते हैं। तो फाफ डुप्लेसी उस डायमेंशन को ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से बता सकते हैं अक्षर पटेल को, वो हेल्प कर सकते हैं। और दूसरे मोहित शर्मा की भी वापसी हुई है इस मैदान में, पहले पीले कपड़े में थे, अभी यहाँ पे दिल्ली के कपड़ों में नजर आएंगे, तो फिर उन्हें भी वो बैकअप लेन वाली गेंदबाजी करना पसंद है। वो भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मुकाबला एकदम कड़ा है, मेरा ये मानना है सीएसके थोड़ी झंझनाई हुई है। अगर वो टीम कॉम्बिनेशन अच्छा खिलाए ना, कॉनवे को लेके बैटिंग को अगर पुख्ता करे, तो फिर मेरा दांव चलेगा सीएसके पे। क्या दिल्ली मेरा जो दांव चला है उसको उल्टा कर पाएगी? आप लोग बताइए। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स की गेम के बारे में। शाम को ये मुकाबला होगा मुल्लापुर में। देखिए, दो सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट है। एक तो श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 2 मैचेस में 13 छक्के लगा दिए। पिछले साल 14 छक्के लगाए थे पूरे सीजन में, यहां पे सिर्फ 2 गेम में वो काम करके दिखाया है। इसका मतलब कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और शॉर्ट बॉल में खास करके 51 रन बना दिए 21 गेंदों में। इसका मतलब क्या है कि वो शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके आए, तैयारी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर मुझे शॉर्ट बॉल डालेगा। क्या फास्ट बॉलर अपनी रणनीति बदल सकता है? क्या सरप्राइज बाउंसर डाल सकता है जब उन्हें वो शॉर्ट बॉल डालना है और बाकी गेंदबाज एक अच्छे एरिया में गेंदबाजी करें और वेरिएशन का इस्तेमाल करें? दूसरा टॉकिंग पॉइंट है यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक्साइटिंग यंग खिलाड़ी है। पिछले 18 इनिंग में आईपीएल में 8 बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द पावर प्ले, मतलब 3 ओवर के अंदर अंदर आउट हो चुके हैं 8 बार। ये मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज है। और हैरानी की बात यह है कि जो उनके अटैकिंग शॉट्स थे जो पिछले साल थे, इस बार भी मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अटैकिंग खेल रहे, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट्स की बात करें तो पिछले साल अटैकिंग शॉट्स उनके जो थे, खास करके शुरुआत में वो 78% थे। इस बार तो अटैकिंग शॉट भी कम किए, मतलब वो परसेंटेज 70 आ गया है। थोड़ा संभाल के खेलने की कोशिश करें। इसका मतलब जो बात है जो उनके आउट होने में, वो सिर्फ अटैकिंग शॉट की नहीं है, वो जहन की भी है। मुझे लगता है आदमी का जहन ठीक चलता है ना, तो बाकी सब चीजें ठीक होती है। आप टेक्निक पे तो काम करते ही हो, लेकिन अभी बात है कि उन्हें पुख्ता रहना है जहनी तौर पे। अगर वो पुख्ता रहेंगे, थोड़ी गेम प्लान बेहतर करेंगे, तो रन बना सकते हैं। तो ये 2 मेजर टॉकिंग पॉइंट थे। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, प्लेइंग 12 दोनों टीम की क्या हो सकती है। देखिए, मुल्लापुर के मैदान में ना सिर्फ 5 आईपीएल मैचेस हुई है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168 हुआ है। फास्ट बॉलिंग को यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं पहले टीम की, पंजाब की बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 12 क्या हो सकती है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, शुरियान शेडगे, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह। अब आपके पास नेहल वडेरा और हरप्रीत बरार है। मुझे लगता है कि नेहल वडेरा के साथ जाना चाहिए क्योंकि बॉलिंग विकल्प बहुत है, तो आपके पास वो इम्पैक्ट है। नेहल वडेरा ने कुछ अच्छी शॉट्स खेले थे पिछले मैच में, आपको याद होगा। ओवरऑल बहुत वेल बैलेंस टीम नजर आती है। पंजाब की अगर बात करें तो उनकी जो गेंदबाजी में ना एक लॉकी फर्ग्यूसन को भी लेके आए, क्योंकि बाकी जो गेंदबाज थे थोड़ा स्विंग कराने वाले गेंदबाज थे, अजमतुल्लाह उमरजाई, उनकी जगह पे लॉकी फर्ग्यूसन जो हिट देख करके गेंदबाज है। तो ये अच्छा चेंज भी उन्होंने किया था जबकि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शुरियान शेडगे इतने गेम में अभी तक आए नहीं है, तो उन पे निगाह रहेगी कि जब वो गेम में आए तो वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। तो ये 1-2 फैक्टर है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रियांश आर्या स्पिन के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि स्पिन के सामने ना थोड़ी तकलीफ हुई है उन्हें। फास्ट बॉलिंग मुझे लगा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या अर्ली ऑन राजस्थान रॉयल्स उनके सामने स्पिन का इस्तेमाल कर सकती है? मेरे हिसाब से करना चाहिए। चलिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी खबर यह है कि संजू सैमसन ना अब आपको बतौर कप्तानी करते हुए फील्ड पे नजर आएंगे। ये चोट के चलते वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, फील्ड पे नहीं आ रहे थे। पहले 3 मैच में हमने देखा है रियान पराग ने कप्तानी की,
बहुत कुछ लर्निंग्स बाकी है रेयान पराग की, लेकिन सीनियर खिलाड़ी बतौर कप्तान वापस आया तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो प्लेइंग 12 क्या हो सकती है? यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अच्छी बात की थी, नीतीश राणा नंबर 3 पे आए थे, रन बना दिए, बात की थी मैंने वीडियो पे, अगर आपने देखा होगा पुराने वीडियो आप खोल के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रेयान पराग नंबर 4 पे गए तो वहां पे वो अच्छे नजर आए थे। ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और शुभम दुबे, ये आपके प्लेइंग 12 हो गए। ध्रुव जुरेल पे भी नजर रहेगी, अच्छा खिलाड़ी है, मैं उम्मीद बहुत करता हूँ क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा दांव चला है, एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, भारत के लिए भी अच्छा किया है, बहुत ज्यादा और अच्छी की उम्मीद है क्योंकि उस तरीके की काबिलियत लेके आ रहा है। अगर ये खिलाड़ी रन बनाता है तो राजस्थान रॉयल्स का जो कंसिस्टेंट विनिंग जो हम देखना चाहते हैं बतौर फैंस, जो राजस्थान रॉयल्स के खास करके फैन है, तो वो देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यशस्वी का बल्ला अगर चल गया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने हमेशा ना कमेंट्री में भी 2 बातें की थी यशस्वी जायसवाल के लिए कि ऑफसाइड पे जब वो खेलते हैं तो जब बहुत ज्यादा जोर से मारने जाते हैं तब दिक्कत में आते हैं, और लेग साइड पे जब खेलते हैं तो खैर दोनों हाथ चलते ही है और बहुत अच्छा जोर से मारते हैं, लेकिन ऑफ साइड पे सिर्फ टाइमिंग पे नजर रखिए क्योंकि ज्यादातर ऑफ साइड पे नीचे खेलते हैं, लेग साइड पे ज्यादा हवा में खेलते हैं, तो यहीं पे उनको रिविजिट करना होगा। अगर ये रिविजिट करेंगे तो उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा और उनका बल्ला चला तो फिर राजस्थान का हल्ला बोल। मैं हमेशा पंजाबी रहा हूं क्योंकि मेरी पहली टीम रही है, तो मैं बाय डिफॉल्ट पंजाब को सपोर्ट करता हूं। आप किसे सपोर्ट करें मुझे ये बताइए।